अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और ये है आज का हमारा लेक्चर। दिस इज ओके स्टूडेंट्स, आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी। आज हमारा टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस का आप लोगों ने जो मेथड था वो सीख चुके हैं कि जब हम इसको ज़ीरो रखते थे, ज़ीरो रख के हमारे पास एक्सेलरी इक्वेशन जो आपकी बनती थी उसके तीन तरह के ऑप्शन आते थे और तीन केसेस में जिस अकॉर्डिंग टू दैट आप कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना सीख चुके हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम देखेंगे कि नॉन होमोजीनियस, ये देखें ना, ये नॉन होमोजीनियस पार्ट है, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे जब ये जीरो ना हो। जीरो हो तो आप लोग निकालना सीख चुके हैं। So general solution of non-homogeneous OD is find in 3 steps। ये 3 steps आपको करने पड़ेंगे, याद रखना भाई। Step 1, determine the general solution of the corresponding homogeneous OD। ये f of x को 0 कर देंगे, होमोजीनियस बन जाएगी, तो आपने y c of x निकालना है। उस सोल्यूशन को मैंने आपको बताया था, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y c of x से। तो आपने y c of x से मतलब सबसे पहले इसका निकालना है, एफ एक्स 0 रख के, वो तरीका आपको पता है। तो आज हमारा फोकस मैन होगा स्टेप 2 पे, डिटरमिन वन पर्टिकुलर सोल्यूशन। जब एफ ऑफ एक्स आ जाता है, जब 0 होता है, तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ही असल सोल्यूशन होता है। लेकिन जब कभी भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजेनियस हो जाए, एफ ऑफ एक्स नॉन जीरो हो जाए, तो फिर हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना पड़ता है। आज हम सबसे पहले आज मेथड सीखने जा रहे हैं, मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। ये मेथड एक्चुअली इस्तेमाल होगा कि अगर आपकी राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन आ जाए तो हम उसको कैसे डील करेंगे, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 3 में फिर जब आपको वाई सी भी मिल जाएगा स्टेप 1 से, जो आप पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, वाई भी आज आप सीखेंगे, तो फिर हम इन दोनों को ऐड अप कर देंगे, वाई सी प्लस वाई पी ऑफ एक्स, तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। तो चलें स्टूडेंट्स, जल्दी से फिर हम आज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट सीख लेते हैं। तो मैं इस मेथड को समझाने के लिए आपके सामने एक पहले एग्जांपल रखता हूँ। ये आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 4। तो सबसे पहले हमें इसको जीरो रखना पड़ेगा। इसको जब जीरो रखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, जिसको एक्सेलरी इक्वेशन भी कहते हैं। एक्सेलरी इक्वेशन बनेगी के स्केयर माइनस के माइनस 2। मैंने बस को लेमडा लिखा हुआ है, तो वैसे आपने के लिखते थे, यहाँ लेमडा लिख दिया है, के लिख देता भी कोई मसला नहीं है। तो उसी तरह इसके दो आंसर्स आएंगे। ये देखें हमारे पास दो आंसर आ गए, तो दोनों आंसर देखें डिफरेंट हैं। केस 1 आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट था ग्रेटर देन 0 और आपके पास जो आंसर्स आए हैं वो रियल हैं लेकिन डिस्टिंक्ट हैं। जब रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो आपको पता है वाई सी एफ एक्स किस तरह लिखते होते हैं, ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। तो हमें वाई सी एफ एक्स फौरन से मिल गया। अब हम ये काम तो आप सीख चुके हैं ऑलरेडी। अब हम वाई पी एफ एक्स, जो आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वाई पी एफ एक्स। वाई पी एफ एक्स के लिए आप इस फंक्शन को पहले गौर से देख लें। अब जैसा फंक्शन होगा हमने मेथड लगाना है। मेथड का नाम क्या बताया था मैंने, अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। अभी मैं बताता हूँ कि अब ये मेथड जो है एक्चुअली हम इसमें कुछ कोफिशिएंट्स आते हैं जिनको हमें डिटरमिन करना पड़ता है। जो भी कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे हमारा ये वाई पी एफ एक्स का सोल्यूशन आ जाएगा। तो आए चलते हैं हम आगे, लें आपके लिए वाई पी एफ एक्स। कहते हैं नेक्स्ट एम इज टू डिटरमिन वन पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द फुल नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इट्स फॉर्मेट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ फंक्शन ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये बातें डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि जो हम सबसे पहले एक फंक्शन लेंगे, तो जो भी हम फंक्शन लेंगे राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है उस पर डिपेंड करेगा। जैसा कि इस केस में राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये ई की पावर एक्स भी हो सकता है, ये साइन एक्स भी हो सकता है, ये कॉस एक्स भी हो सकता है, यहाँ कोई भी फंक्शन हो सकता है जो आपने कैलकुलस 1 के कोर्स में पढ़े हुए हैं, एनी फंक्शन। तो जिस तरह का राइट हैंड साइड पे फंक्शन होगा वैसे ही हमने कुछ फॉर्मेट लेके चलना है। तो अभी इस पैराग्राफ में मैं आपको ये समझाने लगा हूँ।
सो वी लुक फॉर ए पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ सिमिलर फॉर्म। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस तरह की राइट हैंड साइड होगी पर्टिकुलर सोल्यूशन भी वैसा ही होगा। अब अगर आप गौर करें तो राइट हैंड साइड में अलजब्राइक इक्वेशन है, कहाँ से शुरू हुआ है, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा पर्टिकुलर वो भी इसी तरह का होगा, वो भी इसी तरह का होगा। आए मैं आपको दिखाता हूं। तो हम यहाँ वाई पी एज्यूम करेंगे, ये है जी वाई पी। देखें एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ एक कोफिशिएंट लगा दिया ए, क्योंकि हमें पता नहीं है, और क्योंकि आगे 4 था तो हमने सारा लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पे एक्स क्यूब लिखा होता, एक्स क्यूब प्लस 4, तो हमारी स्टार्टिंग होती ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी राइट हैंड साइड पोलिनोमियल हो, ये एक पोलिनोमियल है ना एक्स की, इसकी डिग्री 2 है, तो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन भी इसी तरह का होगा। हम यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में यहाँ एक्स वाली टर्म नहीं है, लेकिन हम अपने सोल्यूशन में लिखेंगे। यह देखें यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है और ये ऐसी टर्म में एक्स नहीं है, एक्स वाली टर्म का कोफिशिएंट 0 है, लेकिन हम वाई पी कभी भी ये नहीं लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, हम ये लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने हाईएस्ट पावर से शुरू करना है जो आपकी राइट हैंड साइड की पावर होगी, और एक एक पावर कम करते चले जाना है। अब मैं मिसाल दी आपको, जैसे अगर वहां क्यूब लिखा होता, हम पावर 3 से शुरू करते, 2 वाली टर्म भी आती, 1 वाली भी आती और 0 वाली भी आती। अब इसमें ये 3 टर्म्स हैं, ये सबसे अहम पॉइंट है इस मेथड का। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को रिपीट करता हूं डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, कि यहाँ आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज्यूम करना है, ये वैसा ही होगा जैसी राइट हैंड साइड होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब क्योंकि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम हल करने लगे हैं वो है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये भी वैसा ही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मसला ये है कि वहां पे एक्स नहीं था, लेकिन आपने जब ये सोल्यूशन अज्यूम करना है तो पूरा करना है एक्स स्क्वायर एक्स और सी, क्योंकि वहां पे कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में 0 है ना, एक्चुअली टर्म है लिखी सी चीज, कोफिशिएंट 0 है, इसलिए हमने हर टर्म का एक कोफिशिएंट ले लिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और यहाँ पे सी। तो अब आप लोगों ने ये करना है ए बी और सी तीनों निकालने हैं। अब 3 अननोन है, इसलिए इनको कहते हैं अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। क्या कहते हैं, अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट। ये नीचे लिखा भी हुआ है ए बी सी आर अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। आवर टास्क इज नो डिटरमिन दीज वैल्यूज। अब हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे। अब इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ये अलग दिलचस्प मरहला है आप लोगों के लिए। तो अब क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये सोल्यूशन है, जब ये सोल्यूशन है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हमने देखा था सोल्यूशन हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और इक्वेशन हमारी ये है, इक्वेशन हमारी ये है ये। अब सोल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम इसके 2 डेरिवेटिव्स लेके इसके अंदर पुट करने लगे हैं। अब वाई पी मैंने पहला डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव आ गया 2ax, bx का आ गया b, c का 0। डबल डेरिवेटिव लिया 2x का आ गया 2a और b का 0। तो हमारे पास डेरिवेटिव्स आ गए। अब ये सारी वैल्यूज कौन कौन सी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन 24 में पुट करने लगे हैं। यहाँ पे गौर करें जरा, ये इसमें डबल डेरिवेटिव वैल्यू पुट करेंगे, इसमें सिंगल डेरिवेटिव वैल्यू पुट करेंगे, इसमें वाई पी की वैल्यू पुट करेंगे। तो आए मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको आगे ले चलता हूं। ये देखें ये वैल्यू, ये सबसे पहले डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट हुई है, माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू और -2 फिर y की वैल्यू, और राइट हैंड साइड वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करना है, ये स्टेप समझ आ गया होगा उम्मीद है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि हमने क्या किया, ये फंक्शन एज्यूम किया, और ये फंक्शन एज्यूम किया है जैसे हमारी राइट हैंड साइड होगी वैसा एज्यूम करना है। इसके बाद हमने क्या किया, इसका एक डेरिवेटिव ले लिया और दूसरा डेरिवेटिव ले लिया, ताकि ये सोल्यूशन है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने सारा कुछ इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। 2a डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, -2 y की वैल्यू, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब क्या किया, अब हमने टर्में इकट्ठी कर ली। सबसे पहले देखें तो आपके पास ये 2a ऐसी टर्म है जिसमें x नहीं है, b ऐसी टर्म है जिसमें x नहीं है, c ऐसी टर्म है जिसमें x नहीं है, तो ये मैंने इकट्ठी कर ली 2a - b - 2c। इसके बाद x वाली टर्में इकट्ठी कर ली, ये -2ax, ये -2bx, तो ये माइनस कॉमन लेके 2a + 2bx लिख दिया। x स्क्वायर टर्म एक ही है तो वो लिख दी -2ax² इज इक्वल टू x² + 4।
अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपैरिजन करेंगे। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट है -2a, राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट कितना है 1। तो हम इनको कंपैरिजन करने लगे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में -2a, राइट हैंड साइड में 1, तो ये आ गया -2a इज इक्वल टू 1। आगे चलें, x का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में -2a + 2b, राइट हैंड साइड में क्योंकि x नहीं था तो इसका कोफिशिएंट 0। अब ये सारा कांस्टेंट 2a - 2b - 2c इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड में ये सारा कांस्टेंट, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट 4। तुम्हारे पास देखें 3 इक्वेशंस बन गई। कितनी इक्वेशंस? 3। अननोन कितने थे? 3, a b और c। तो जितनी इक्वेशन उतने अननोन। अब हम आराम से सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। अब देखें, जैसे आप समझ रहे होंगे यस कि यहाँ से आप आराम से ये निकाल सकते हैं। a की वैल्यू आ जाएगी -1/2, तो यहाँ देखें a -1/2 है। अब इस a की वैल्यू यहाँ पुट करें तो b निकल आएगा। तो b की वैल्यू आती है 1/2, ये आपने खुद निकालना है। a यहाँ से निकाला है -1/2, ये की वैल्यू यहाँ प्लग इन करें, b की वैल्यू 1/2, और a और b दोनों वैल्यू यहाँ रखें तो c आ जाएगा -11/4। तो शुरू में जो हमने y सब p एज्यूम किया था, हमारे पास तीनों कोफिशिएंट्स आ चुके हैं। तो अब y p f x हमारे पास आ गया। a की वैल्यू रख दी -1/2x², b की वैल्यू रख दी x/2 और c की रख दी -11/4। जी, तो अब हमारे पास y c f x भी आ गया, y p f x भी आ गया। दोनों को हम करेंगे ऐड, तो अब देखें ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आपको मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट समझ आ गया होगा। की पॉइंट इस मेथड का यही है कि सबसे पहले आपने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज्यूम करना है y सब p, और वो वैसा ही होगा जैसी आपकी राइट हैंड साइड होगी। अगर राइट हैंड साइड में जैसे अभी पोलिनोमियल थी, हमने पोलिनोमियल रख ली। अगर अब राइट हैंड साइड में साइन होगा तो हम साइन और काज में y सब p लेंगे। अगर राइट हैंड साइड में e की पावर x होगी तो हम भी e की पावर x में लेंगे। तो ये है इसका मेन पॉइंट। एक एग्जांपल और करते हैं ताकि आपको समझ लग जाए। तो ओके, ये एक टेबल है। अच्छा, एग्जांपल से पहले आपके लिए टेबल है कि राइट हैंड साइड जैसी होगी वैसे आपने y सब p कैसे रखना है। ये मैंने आपके लिए एक टेबल पूरा बना दिया है। देखें, अगर कांस्टेंट हो, राइट हैंड साइड में सिर्फ कांस्टेंट हो, y सब p भी आपका सिर्फ कांस्टेंट होगा a। ठीक होगी बात? फिर उसी तरह उसके डेरिवेटिव लेके पुट करेंगे और कांस्टेंट निकल आएगा। दूसरा देखें, लीनियर टर्म हो, 2x लिखा हो राइट हैंड साइड में, 5x हो -8, तो हमेशा आपकी असम्पशन यही होगी। अगेन इधर बेशक सिंगल टर्म हो, लेकिन आपकी जो असम्पशन होगी उसमें 2 टर्में होंगी, लीनियर टर्म। क्योंकि आप देखें जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल कितनी टर्में होती हैं? 3। चाहे उधर एक ही हो चाहे 2, आपने आपने जब एज्यूम करना है यहाँ पे 3 ही करनी है। मैं रिपीट करता हूँ, अगर लीनियर टर्म हो, x की पावर 1 हो, तो यहाँ पे 2 टर्में आएंगी, ax + b। अगर x स्क्वायर हो तो आप की 3 टर्में आएंगी। यहाँ सोचे सिर्फ राइट साइड में 3x स्क्वायर था, फिर भी असम्पशन यही। अगर वहां पे होता 3x स्क्वायर + 2x, फिर भी असम्पशन यही। अगर ये होता 3x स्क्वायर + 2x - 6, फिर भी असम्पशन यही। तो आपने देखना है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है, उसके मुताबिक आपने एज्यूम करना है। आसान कर देता हूँ आपके लिए, x नहीं है तो आपकी असम्पशन यही। अगर राइट हैंड साइड में x है, आपने देख लिया सिर्फ हाईएस्ट पावर x है, तो आपकी असम्पशन ये होगी। आपने राइट हैंड साइड में देख लिया x स्क्वायर है, बाकी टर्म में छोड़ दें कितनी है, आपकी असम्पशन ये होगी x स्क्वायर के केस में। अब अगर आपके राइट हैंड साइड में e की पावर आ जाए के x, तो हमारी असम्पशन ये होगी a e की पावर के x। जो e की पावर होगी वही साथ एक कोफिशिएंट लगा देंगे। अच्छा, अब अगर ये था a e की पावर x जब k इज नॉट अ रूट ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन, और अगर ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वेयर k इज वन ऑफ टू रूट्स, a की e की पावर के x। अब k वो नंबर है जो रूट आ जाएगा, ये आगे जाके मैं समझाऊंगा कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है e की पावर 2x और एक्सिलरी इक्वेशन से भी k की वैल्यू 2 आ गई, अब वो दोनों सेम हो जाएंगे, तो इस केस में हम इसको ax e की पावर के x रख लेंगे। तो ये जरा कीमती नुक्ते हैं, दो आप लोगों को समझने पड़ेंगे कि अगर e की पावर के x राइट हैंड साइड पे है, मैं मिसाल देता हूँ आपको, चलिए आगे जाके होगा कि अगर अगर देखें यही प्रॉब्लम होता ये वाला, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ।
थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं। अगर यही प्रॉब्लम होता और यहाँ होता e की पावर 2x राइट हैंड साइड में, तो अब देखें k यहाँ 2 भी है और इधर भी 2 है, तो इस केस में आपकी assumption होगी ax e की पावर 2x। लेकिन अगर यहाँ होता है a की पावर 3x, यहाँ इन रूट्स में 3 नहीं है, तो अब आपकी assumption होगी a e की पावर 3x। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अब समझ गए होंगे। ओके, वापस आते हैं। तो जब भी आपकी राइट हैंड साइड e की पावर kx होगी, तो अब आपने ये लेना है या ये लेना है। ये कब लेना है? जब आपका k एक्सिलरी इक्वेशन का रूट नहीं होगा, और ये कब लेना है? जब k एक्सिलरी इक्वेशन का रूट होगा। ओके, अब ये देखें तीसरा नुक्ता। तीसरा नुक्ता ये है कि k जो है रिपीटेड रूट हो जाए। तो रिपीटेड रूट में पता है आपको, एक हम x डालते थे, तो अब यहाँ पे आपको x स्क्वायर करना पड़ेगा। ये याद रखना कि अगर ये रिपीटेड रूट था, वहां पे k एक रूट है, यहाँ पे k दोनों रूट्स k ही आ जाए, तो फिर आपको यहाँ पे assumption ax स्क्वायर करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। शाबाश। अगर राइट हैंड साइड में साइन हो या कॉज हो, आपकी assumption यही होगी। याद रखना भाई, आपकी assumption हमेशा यही होगी। साइन हो तब भी यही, कॉज हो तब भी यही। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। ये दूसरी फॉर्म में लिखी हुई है, जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की हो, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की होगी जिसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, तो फिर आपके पास हम इनको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और राइट हैंड साइड में ये टर्म्स भी हों। तो एक टेबल मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, कंप्लीट मेरे ख्याल में डिस्क्रिप्शन हो गई है कि राइट हैंड साइड या इस तरह की हो सकती है, या इस तरह की हो सकती है, या इस तरह की हो सकती है अलजेब्राइक पॉलिनोमियल, या फिर आपके पास ए ई की पावर के एक्स में हो सकती है, या फिर साइन एक्स और कॉज एक्स में हो सकती है। तो चलें हम आगे चलते हैं ताकि एक एग्जांपल हम और देख लें। ओके, अब देखें ये एग्जांपल x+4 है, x+4 लीनियर टर्म, y सब c वैसे निकालेंगे जैसे आप निकालते रहे। एक्सिलरी इक्वेशन लिखी हुई है, y सब c निकल आ गया। y सब p क्या लिया मैंने? ax+b, क्योंकि यहाँ पे x था तो लीनियर पावर थी, तो हमने assumption भी लीनियर की। अगेन हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक दो डेरिवेटिव लिए, पुट कर दिए, पुट करके हमने इक्वेशन के अंदर वैसे ही कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, कलेक्ट लाइक टर्म्स, इक्वेशन ऑफ एक्स टर्म कांस्टेंट, तो हमने एक वैल्यूज निकाल ली। जो ही ए और बी निकलेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा ये तेज काम किया है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ अगली एग्जांपल पे जाके आपको जरा समझाऊं कि थोड़ा आपको जल्दी समझ आ जाए। देखें ना, हम जब वाई पी ये लेंगे तो ये इसके दो डेरिवेटिव्स हैं। अब आपने क्या करना है, ये दोनों डेरिवेटिव्स इधर पुट करने हैं। ये देखें, इधर और इधर। अब डेरिवेटिव जीरो था, ये वैल्यू जीरो होगी पहली, दूसरे में 3a आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? 0 + 3a और +2a इंटू एक्स प्लस बी, ये y की वैल्यू x+4। अब आगे काम वही किया है, तभी मैंने ये पॉइंट्स जल्दी कर दिए हैं। कोफिशिएंट कंपेयर करके आपने a और b निकालने हैं, तो आप ये खुद जब करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है जी। तो अब ये देखें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें sin 2x है, sin 2x। अब सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन हल की, λ² + 1 = 0, ये कॉम्प्लेक्स आ गया तो yc आ गया a cos x + b sin x। अब हम जब y सब p लेंगे तो y सब p आपके पास आ जाएगा a cos 2x + b sin 2x। ये देखें, यहाँ sin 2x था लेकिन हमारा yp a cos 2x + b sin 2x रहेगा। अब हम इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं। अब आप सारों को पता है cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ये आ गया -2a sin 2x, और sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos, तो ये आ गया 2b cos 2x। डबल डेरिवेटिव ले लिया, साइन का होता है cos, तो 2 एक और दफा बाहर आएगा फंक्शन का डेरिवेटिव होने की वजह से, तो ये आ गया -4a cos 2x, और इसका डेरिवेटिव cos का साइन, तो ये आ गया -4b sin 2x। तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव भी आ गया। अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? पहली टर्म में, और y की जगह हम ये y सब p पुट करेंगे। तो ये देखें, मैंने पहले डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की है और फिर मैंने y की वैल्यू पुट की है। अब क्या करना है? cos और sin के कोफिशिएंट इकट्ठे करने हैं। अब cos का कोफिशिएंट आ रहा है -3a, sin का कोफिशिएंट आ रहा है -3b। ओके,
अब कास का कोफिशिएंट -3 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में तो है ही नहीं, तो हमने 0 रख लिया, तो यहाँ से a 0 आ गया। साइन का कोफिशिएंट -3 भी है और इधर साइन कोफिशिएंट 1 है राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -1/3। तो y सब p जिसमें साइन और कास दोनों थे, कास का कोफिशिएंट 0 हो गया, कास वाली टर्म खत्म हो गई, तो साइन का कोफिशिएंट यहाँ पे आ गया -1/3। तो y सब p हमारे पास आ गया ये वाला, तो ये y सब c का आंसर था और इसमें हमने y सब p आंसर कर दिया, हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। तो अगेन इसमें इतना कोई बड़ा मसला नहीं है राइट हैंड साइड में, क्योंकि इस दफा साइन 2x आ गया था, तो हमने y सब p भी वैसा ही ले लिया। मैं सिर्फ y सब p पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि बाकी तो कैलकुलेशन है। ये देखें राइट हैंड साइड गौर से देखें, आप सारे गौर करें, क्या है साइन 2x, तो हमने भी साइन 2x ही लिया है। ये देखें b साइन 2x और a cos 2x। अगर ये राइट हैंड साइड में साइन 3x होता तो हम यहाँ पे भी 3x ही लेते, ठीक है। बाकी डेरिवेटिव्स ही कैलकुलेट करने हैं। आए अगली एग्जांपल के चलते हैं। अगली एग्जांपल बल्कि क्या चलना, ये आप लोगों के लिए कुछ मैंने ये फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स हैं ताकि आप लोगों का आगे मिड शीट भी होगा, कुछ एक्सरसाइज है इसमें आप लोग ये कर लेना। 6 सवाल इसके हैं। ये कुछ और डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनिशियल कंडीशन के साथ। ये सेकंड ऑर्डर कोफिशिएंट्स वाली हैं, ये आपने हल करनी है, सारे होमोजीनियस सॉल्यूशंस हैं। और इसके बाद ये आपने काम करना है, क्या नाम है, ये कंडीशंस के साथ हैं और ये अभी काम है, अभी का काम। ये 6 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारे करने हैं ताकि फिर जो मिड शीट होगा वो इसी में से फिर देखेंगे कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये आप लोगों का टास्क है, इसको आप लोगों ने सॉल्व ज़रूर करना है और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैं फिर स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करने लगा हूँ ताकि आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो मैं सुन सकूँ।